नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं करके सारा न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, प्रेसिडेंट डिनर इनवाइट स्पार्क्स डिबेट ओवर इंडिया भारत। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों कि इंडिया या भारत क्या बोला जाए, तो इस पे क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने जब अभी G20 के समिट में एक जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है आपने उस पे, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई क्या बोला देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब ऑपोजिशन कह रहे हैं कि ये एक एक तरीका है। ऑपोजिशन ने अभी जैसे इंडिया करके अपना जो ऑपोजिशन का अलायंस है उसमें इंडिया यूज़ किया है, तो इन्होंने क्या किया कि उस पर अब भारत यूज़ करने लग गया। तो ऑपोजिशन ये कह रहे कि ये भारत, ये इंडिया को बीजेपी बनाना चाहती है, एज एन ये भारत नहीं, भारत बीजेपी बोलना चाह रही है, ऐसा टाइप का। तो आप समझ रहे हैं दोनों तरीके से एक डिबेट जो है ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था दोस्तों तब भी ये डिबेट उठा था। तो इसलिए अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, तो इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें ये चीज़ बोला है कि भाई आर्टिकल 1 में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इंडिया मतलब भारत। तो अब क्या है कि आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ तो ज़रूर कर सकते हो, बट हमारे यहाँ हर जगह जो है हम मैक्सिमम टाइम इंडिया ही यूज़ करते हैं। तो अब यही है न्यूज़। अब इस पे ना आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं कि भाई आर्टिकल 1 के ऊपर आपका भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो गया एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। भाई आर्टिकल 1 क्या बोलता है, क्या चीज़ से रिलेटेड है, और यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, इंडिया कैसे डिफ़र कर सकता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 इस चीज़ के लिए आपके लिए रेलेवेंट हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इन्फ्लेशनरी प्रोजेक्शंस टू स्टील पॉलिसी मूव्स दास। एक्चुअली शक्तिकांता दास ने ये चीज़ बोला है कि इन्फ्लेशनरी पॉलिसी जो है वो आपका डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई सप्लाई शॉक्स तो हमें काफ़ी मिले हैं, बट अगर सप्लाई मान लो नॉर्मलाइज नहीं होता है बाय एनी रीज़न, ठीक है, तो भी हम क्या है इन्फ्लेशन के लिए, ठीक है, हमने कई सारे मेजर्स तो लेके आए जैसे कि इंक्रीमेंटल CRR वगैरह, बट हम और भी आगे जा सकते हैं। यानी कि इनका ये कहना है कि भाई हम अब वापस से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकते हैं, या जो भी मेजर लेना हो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वन नेशन वन पोल EC मैप 2024-2029 सिनेरियो इन मार्च आफ्टर लॉ मिनिस्टर सॉट डिटेल्स। देखिए न्यूज़ क्या है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपको पहले भी बताया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चीज़ बोला है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हैं। 2024 का एक रहेगा, 2029 का एक इलेक्शन रहेगा। फिर उसके बाद ये चीज़ बोला है कि हमें जो है एडिशनल वीवीपैट का सिनेरियो इन्होंने बताया है कि भाई 2024 में अगर हम इलेक्शन करते हैं एक वन नेशन वन इलेक्शन टाइप का, तो हमें एडिशनल कितने वीवीपैट चाहिए होंगे। देखिए नंबर्स तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ आपके लिए पॉइंट ज़रूर बन जाता है कि भाई अगर हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना है तो हमें लगभग 5100 करोड़ से लेके 8000 करोड़ तक का खर्चा करना पड़ सकता है EVM वगैरह को लेके। गिवन द शॉर्टेज ऑफ सेमी कंडक्टर विच इज़ यूज इन EVM and VVPAT, there could be a scenario जिसपे हम सप्लाई शॉर्टेज के कारण EVM नहीं बना पाए। बजट तो एक है ही चीज़, बट हम सप्लाई शॉर्टेज के कारण भी EVM ना बना पाए। तो दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट। बाकी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि भाई मान लो अगर कोई बीच में हंग असेंबली हो जाता है, या कोई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, सेंटर की गवर्नमेंट अगर रिज़ाइन कर देती है, या कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है, तो इस टाइप का अगर हो जाता है तो फिर उस केस में क्या री इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होगा, क्या होगा उस केस में। तो ये सब चीज़ का क्लैरिटी जब तक नहीं आएगा, फिर एक साथ सारे स्टेट्स को कैसे लेंगे। मतलब मान लो आज छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 2023 के एंड में है, और यही आपका महाराष्ट्र का अगर इलेक्शन देखा जाए तो वो उस टाइम में नहीं फॉलो करता। तो कैसे कौन सा गवर्नमेंट ज़्यादा दिन तक चलेगा, कौन सा गवर्नमेंट कम दिन तक चलेगा। क्या अगर मान लो 2025 को चुना जाता है तो क्या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एग्री कर लेगी कि चलो ठीक है हम 6 महीने में रिज़ाइन कर देंगे। तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन है, और उसमें एक वीवीपैट वाला भी इशू आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ये न्यूज़ को मैं थोड़ा कवर नहीं कर रहा था, मैं बोला कि थोड़ा सा ये न्यूज़ पॉलिटिकल लग रहा था, और मैं न्यूज़ के डेवलपमेंट की वेट कर रहा था। बट अब क्या डेवलपमेंट है, मराठा लीडर्स अल्टीमेटम ऑन कोटा पुट्स गवर्नमेंट इन टाइट स्पॉट। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र के लोकल लीडर है, मराठा लीडर जिनको बोलते हैं मनोज जारंगे पाटिल। अब इन्होंने क्या बोला कि
ये मराठा के लिए ओबीसी में एक पर्टिकुलर कोटा चाह रहे थे। अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इनका ये कहना है कि कई सालों से टाल रही है। फिर अब क्या है, इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि भाई ना तो मैं पानी पीऊँगा, ना तो मैं सलाइन चढ़ाऊँगा, जब तक महाराष्ट्र के नहीं बनता एक प्रॉपर कोटा, तब तक मैं ऐसे ही रहूँगा। अब दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो जब आपके सेंटर में इलेक्शंस आने वाले हैं। महाराष्ट्र एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेट है और महाराष्ट्र में ऑलरेडी सरकार गिर गिर के बनी है। तो इस केस में बहुत रेलिवेंट हो जाता है कि ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए, क्योंकि दोस्तों देखिए, होता है रीजनल चीज़ है, बट काफ़ी अलग तरीके से फैलता है और उसका कंसिक्वेंसेस भी काफ़ी अलग गलत हो सकता है। तो अब इस पे क्या चलता है, केस चलता है या गवर्नमेंट क्या करती है या तुरंत एक्शन लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखिए काफ़ी कंसोल करने के लिए इनको बोल दिया कि ठीक है आप 1 महीना रुको। वो 1 महीना तो क्या, 1 दिन भी नहीं रुकने वाले थे, जस्ट दैट उन्होंने 4 दिन बहुत मुश्किल से नेगोशिएट करके माना है। तो ये जो उनके लीडर है, तो अब देखते हैं गवर्नमेंट का इस पर क्या डिसीजन रहता है। ये सब देखिए प्रेशर का सिचुएशन होता है, आप एकदम से कोटा दे भी नहीं सकते एंड यू हैव दिस काउंट डाउन गोइंग ऑन, क्योंकि देखिए एक इंसान बिना पानी और बिना सलाइन के मतलब जो कितना टाइम तक रह सकते हैं, राइट। तो उस बीच में ही आपको डिसीजन लेना है सो दैट ये मैटर एस्केलेट ना हो। तो केस स्टडी के तौर पे आप इसे ले सकते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते या अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज होते, तो आप किस तरीके से इससे हैंडल करते हैं। ज़रूर इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए दोस्तों, क्योंकि इसी टाइप की न्यूज़ वगैरह जो है, इसी टाइप के एथिकल इश्यूज जो है वो पॉपअप होते हैं एग्जाम्स में, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सब चीज़। नेक्स्ट दोस्तों, सेबी टू इंट्रोड्यूस 1 hour ट्रेड सेटलमेंट बाय मार्च। सेबी ने पहले T+3 था, T+1 हुआ, एज इन अगर आप आज ट्रेड कर रहे हो तो आपका कल ट्रेड सेटल हो जाएगा। अब सेबी ये कह रहा है कि हम ऐसा मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं कि T+1 hour का, एज इन आप 1 घंटे में ट्रेड को सेटल कर सकते हो। उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि ठीक है अभी फ़िलहाल हम जो लेके आएंगे वो ऑप्शनल रहेगा, बट ये हम एटलीस्ट ऑप्शन देंगे कि जैसे अगर ट्रेडिंग सेटलमेंट अगर 1 घंटे में भी करना हो तो हम अपना ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वो जो कि सेटलमेंट हो जाए। सेबी ने ये भी चीज़ बोला कि इंस्टेंट सेटलमेंट का भी बना रहे हैं, मतलब रियल टाइम सेटलमेंट, तुरंत ट्रांजैक्शन हुआ, आपका तुरंत बैंक अकाउंट में आ गया और आपके डीमैट से निकल गया शेयर्स। तो वो भी देखिए थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज़ में। देखिए दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई जब मैं अगर मान लो ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म में अगर ट्रेड करता हूँ तो तुरंत मेरे शेयर्स डेबिट हो जाते हैं और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। लेकिन ना वो क्या रहता है, वो आपको हो सकता है 1-2 दिन बाद मैसेज आता होगा कि भाई आपका ट्रेड सेटलमेंट अभी हो गया है। वो 1 दिन बाद क्यों मैसेज आता है, क्योंकि आपका सेटलमेंट अब होता है। ज़ेरोधा ने अपने ऐप में वो चीज़ डिस्प्ले कर दिया कि भाई हाँ आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है, अब आपका शेयर जो है हमारे पास है, हम इसे सेटल कर देंगे। वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया बट वो सेटलमेंट नहीं हुआ। समझ रहे, अगर आपको लगे कि भाई अभी भी हम रियल टाइम कर रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि अभी वो रियल टाइम नहीं है, वो ज़ेरोधा के ऐप में वो चीज़। बट अगर आप ये अपना डीमैट का अकाउंट देखोगे, CDSL का अकाउंट देखोगे, मतलब CDSL की वेबसाइट में जाकर अगर आप अपना डीमैट का अकाउंट चेक करोगे तो उसमें अभी भी 1 दिन का टाइम लगता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, CBDC टू कट ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिस्क कंसिडरेबली। अब देखिए CBDC कह रहा है, मतलब CBDC का ये पर्सपेक्टिव है एज एन CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इनके हिसाब से ये है कि भाई CBDC जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काफ़ी कट कर देगा, ठीक है। CBDC को इन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई अब जैसे अब UPI के साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकते, इनका ये कहना है। CBDC इज डिफरेंट फ्रॉम UPI। UPI में क्या है, आपके बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एज एन आपके बैंक अकाउंट में आप मतलब ये UPI के ट्रांजैक्शन में एक तो UPI का प्लेटफॉर्म, आपका बैंक और सामने वाले का बैंक इन्वॉल्व रहता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एज इन जब आप कैश पेमेंट करते हो, ठीक है, उसमें कोई इन्वॉल्व रहता है, कोई इन्वॉल्व नहीं रहता, सिर्फ आप रहते हो, सामने वाला रहता है, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता। इसमें ये चीज़ रहेगा, CBDC में भी सेम चीज़ रहेगा। तो CBDC इज नॉट अ पेमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, इट्स ऑल टुगेदर एन एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो ये फ़र्क है। और CBDC में बोल रहा है कि भाई रिस्क कम रहेगा, यानी कि जैसे कि ट्रांसफ़र होने का या पैसा कट जाने का बीच में, ये सब चीज़ का रिस्क बहुत कम रहेगा। अब जैसे मान लो आप कैश रखते हो वर्सेस आप CBDC रखोगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी भी मैं कह देता हूँ CBDC जो है एक क्या बोलते हैं पायलट मोड में रोल आउट हुआ है, ये पूरे इंडिया में अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है।
गवर्नमेंट जो चाह रही है कि सीबीडीसी को पूरा रोल आउट करने के लिए, तो ये सीबीडीसी का न्यूज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोग जो सीए परस्यू कर रहे हैं या सीएस परस्यू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। गवर्नमेंट टू एसेस मैंडेटरी जॉइंट ऑडिट प्लान फॉर बिग कंपनीज। देखिए, जो बड़ी कंपनीज रहती हैं उनको डबल ऑडिट कराना पड़ेगा। एज इन सपोज मान लो केपीएमजी एंड ईवाई दोनों मिलकर ऑडिट करेंगे एंड एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करेंगे। कहीं पे कुछ भी डिफरेंस होगा तुरंत हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ईवाई कोई चीज़ से एग्री करता है और केपीएमजी एग्री नहीं करता है या वाइस वर्सा होता है, तो वो लोग जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं करेंगे, अपने जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे। ये चीज़ अभी कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? ये चीज़ अभी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है। क्या इसका बेनिफिट है? ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगा, रिस्क कम हो जाएगा। एक भी कोई भी अगर आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो उसका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये सब कई सारे बेनिफिट्स है। नुकसान क्या है? इंडस्ट्री का ये चीज़ बोलना है कि भाई आप जॉइंट स्टेटमेंट क्यों इशू कराना चाहते हो? जब हम एक ऑडिटर से करा चुके हैं, एक तो हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलोगे ईवाई और केपीएमजी, पहले तो हर कंपनीज का अलग अलग एक मेथोडोलॉजी रहता है विच इज़ अगेन वैलिड। मतलब हो सकता है केपीएमजी कोई एसेट को 1 मिलियन वैल्यू करे और ईवाई जो वही एसेट को 1.05 मिलियन वैल्यू करे, बट क्या उस चीज़ में फिर वो जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं कर पाएंगे? तो यही सब चीज़ को ले, और मेथोडोलॉजी दोनों का करेक्ट है। तो कंपनीज का ये कहना है कि भाई इतने कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ये सब चीज़ों को लेके, आप अगर जॉइंट ऑडिट करवाओगे तो उसका एक रेलिवेंट वो नहीं है। आप हमारे ऑडिटर का, एग्जिस्टिंग ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो ना। वैसे भी आपने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा ही रहे हो, आप एनएफआरए लेके आ रहे हो, तो अब उसके ऊपर से अब आप जॉइंट ऑडिट भी हमारे लिए मैंडेटरी कर दोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर बिग कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा टू गेट देयर बुक्स ऑडिटेड ऑन टाइम। तो ये एक न्यूज़ है। अभी भी देखिए ये डिस्कशन स्टेज में, गवर्नमेंट इज स्टिल कंसिडरिंग इट बट दे हैव नॉट फाइनलाइज्ड इट। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, सीसीआई सीक्स टू वाइडन स्कोप कंप्यूटिंग एम&ए डील वैल्यू। ये क्या है दोस्तों न्यूज़? सीसीआई जो है ये कह रहा है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन का वैल्यू जो है आप अभी सिर्फ किससे लेते हो? इक्विटी वैल्यू से लेते हो, ठीक है? मतलब एज इन अगर मैं 100 शेयर बाई कर रहा हूँ और मैं 1000 रुपये में बाई कर रहा हूँ तो दैट इज़ 1 लाख रुपये मेरा एम&ए वैल्यू हो गया। अब इनका ये कहना है कि एडिशनली हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? एवरी वैल्यूएबल कंसिडरेशन वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इमीडिएट और डिफर्ड, कैश और अदरवाइज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है? इनका ये कहना है कि भाई जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हो गया या इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस हो गया, वो सारा चीज़ इंक्लूड करेंगे। आई होप दोस्तों ये सब चीज़ आपको मतलब समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बोलिए, मैं डिटेल में और जा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, अगर कोई कंपनी एक्वायर किया जा रहा है तो उसके उसके ऑलरेडी पाइपलाइन में कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, कई सारे जो सेल्स रहेगा वो रहेगा। तो अगर आप ये सब को कंसिडर करोगे, उनके पास पेटेंट राइट्स है, वो पेटेंट राइट्स का वैल्यूएशन वगैरह करना, और भी अलग अलग टाइप के राइट्स होते हैं एक कंपनी को। इंटेंजिबल एसेट्स को अगर आप वैल्यू कर रहे हो, बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स को फोकस कर रहे हैं, तो अब इंटेंजिबल एसेट्स को जो आप फोकस करोगे तो आप उस ट्रांजैक्शन का पूरा वैल्यू हम वैसे कैलकुलेट करेंगे। ये क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? देखिए, इंडिया में अगर 2000 करोड़ के ऊपर का एम&ए हो रहा है तो इसमें किसका अप्रूवल रहेगा? सीसीआई का अप्रूवल रहेगा। तो अब क्या कर रहे हैं कंपनीज, सपोज मान लो आपका एसेट का वैल्यूएशन या आपका इक्विटी का वैल्यूएशन कम है, बट अदरवाइज जो है डिफर्ड कंसिडरेशन के फॉर्म में दे देंगे भाई, कि भाई कल को अगर मान लो अगर ये ऐसा हो गया इस कंपनी में तो हम और कंसिडरेशन पे करने के लिए तैयार है। बट फिलहाल के लिए तो वो निकल गए ना सीसीआई के उससे, एम्बिट से। तो ये चीज़ कहना है कि सीसीआई का कि हम सब चीज़ को कंसिडर करेंगे एंड देन विल कंसिडर वेदर द वैल्यू इज अबव 2000 or not. So experts are saying that these regulations, once finalized, will likely impact in sectors including technology, infrastructure, healthcare, and lead to surge in filings and filings with the competition regulator. Next is also disproportionate regulations will hit OTT growth, warns industry. अब क्या है कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया था कि भाई OTT जो है उनका ये कहना है कि भाई डोंट रेगुलेट अस मोर, नहीं तो क्या होगा, हमारा इनोवेशन कम हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, टेलीकॉम कंपनीज जो है वो कह रहे हैं कि OTTs हमारे साथ कॉस्ट शेयर करे, यानी कि OTTs जो है वो ये चीज़ बोले कि भाई कैसे
एज एन इनका भी लाइसेंस रिक्वायरमेंट हो मैंडेटरी, ये भी हमारे लिए जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह लग रहा है ये भी हमारे साथ शेयर करें। OTTs का ये कहना है कि भैया क्या चीज़ का शेयर, तुम हमारे कारण तुम्हें कितना डेटा कंजम्पशन हो रहा है तुम्हें आइडिया है। लोग हमारा प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं सो दैट, और वो तुमसे डेटा पैक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो हमारा प्लेटफॉर्म में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। ठीक है, तो अगर तुम इसके लिए बोलो कि अगर कॉस्ट शेयर करना तो कैसा शेयर करना, मतलब दिस डजंट मेक सेंस। तो टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि नहीं, हम लोग जो है इतना मेहनत से 5G स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं और ये हमारे स्पेक्ट्रम में कॉल वगैरह सब कुछ करवाए जा रहे हैं। आप देख रहे हो व्हाट्सएप कॉल कई बार कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मान लो कोई रीचेबिलिटी से बाहर रहता है तो इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह कह रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को, और टेलीकॉम कंपनीज वगैरह जो है इस चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आप जो है हमारे साथ कॉस्ट शेयर करें, और OTT प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म का और एक भी आर्ग्यूमेंट है, देखो कि अगर आप इतना रेगुलेशन लेके आ जाओगे हमारे ऊपर तो क्या होगा कि फालतू में हमारा इनोवेशन हर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ट्विटर ने कुछ कुछ जो है बीच में प्रॉब्लम कर दिया था, और सारे अकाउंट्स को वो सिंगल ब्लू टिक के लिए मैंडेटरी कर दिया था। फिर कई बार बीच बीच में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो कि इंडिया को जो गवर्नमेंट बैन कर देते तो इंडिया उसका तुरंत रिप्लेसमेंट निकाल लेता है। अब जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है भाई, अब मुझे एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट ट्विटर का रिप्लेसमेंट जो इंडिया में भी बना था तो उसमें कई सारे लोग जो है ज्वाइन किए थे। तो अब अगर मान लो यही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रिक्वायरमेंट होता कि भाई आप जो है OTT प्लेटफॉर्म्स की तरह सॉरी ये जो टेलीकॉम कंपनीज की तरह 5G का स्पेक्ट्रम खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, तो क्या कोई भी छोटे मोटे स्टार्टअप्स ये सब चीज़ में कभी भी घुस पाते हैं? कोई भी छोटा मोटा जो स्टार्टअप एक बहुत बड़ा इनोवेशन जो लेके आ सकता है, अब चलो कोई भी छोड़ो, व्हाट्सएप एज अ स्मॉल कंपनी क्या ये प्लेटफॉर्म में घुस सकता था अगर मान लो इतना बड़ा रिक्वायरमेंट होता? टेलीकॉम कंपनी से इतने एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है दोस्तों, तो इनको इतने 1000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ तक का इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीद लिया, तो ये छोटे मोटे OTTs नहीं खरीद सकते हैं। तो इनका ये आर्गुमेंट भी है। आई होप आपको ये पूरा आर्गुमेंट समझ में आया होगा दोनों साइड से। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, मलेशिया कंसिडरिंग रूल्स टू मेक गूगल मेटा प्ले फॉर न्यूज़ कंटेंट, पे फॉर द न्यूज़ कंटेंट। एक्चुअली देखिए हुआ क्या कि गूगल और मेटा ये लोग के कंटेंट में जब भी कोई, ये लोग के प्लेटफॉर्म में जब भी कोई न्यूज़ आता है ना, और ये न्यूज़ से फिर लोग जो है लिंक पे जाते हैं, तो इनका ये कहना है, न्यूज़ चैनल वगैरह का ये कहना है, मतलब न्यूज़ जो जैसे IBC हो गया या आज तक हो गया या टाइम्स नाउ हो गया, इनका ये कहना है कि भाई आपका जो ये प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू जितने भी लोग क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म में आ रहे, वी वांट ए रेवेन्यू शेयर, बिकॉज उससे आपका डेटा जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, उससे आपके लोग प्लेटफॉर्म में ज़्यादा आ रहे हैं, एज इन क्योंकि हमारे न्यूज़ चल रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म में इसलिए लोग ज़्यादा आपके प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, इनका ये कहना है। फेसबुक का क्या कहना है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे प्लेटफॉर्म में लोग आ जा रहे हैं एंड तुम्हारा क्लिक करके देख ले रहे हैं, तो इसके कारण ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कारण आ रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म है ही इतना वैसा कि इसीलिए लोग आ रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ दोस्तों, आर्गूमेंट इतने क्रूड तरीके से आर्गूमेंट नहीं होता है हाई लेवल पे, बट इनका ये कहना है कि न्यूज़ चैनल वगैरह का ये कहना है कि आप हमें जो है रेवेन्यू कट दो। अब रेवेन्यू कट तो मतलब जितने भी जो क्लिक्स आ रहे हैं उसका रेवेन्यू का एक परसेंटेज दो। फेसबुक बोला ठीक है। कनाडा में फिर मैंडेटरी कर दिया गया कि हाँ फेसबुक और गूगल वगैरह को, एज एन मेटा और गूगल वगैरह को एक रेवेन्यू शेयर देना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने ये चीज़ बोला कि ठीक है हम एक काम करेंगे, अब अपने प्लेटफॉर्म में कोई न्यूज़ दिखाएंगे ही नहीं। तो अब अगर आप देखोगे कनाडा और मतलब कनाडा में मेटा और गूगल ने अपना प्लेटफॉर्म में सारे न्यूज़ को ही हटा दिया। नेक्स्ट अब बढ़ते आगे क्या हुआ, मलेशिया भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि हम भी ये चीज़ करेंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सिचुएशन, ये बड़े बड़े जाइंट्स को रेगुलेट करने का कोशिश किया जा रहा है बड़े कंट्रीज़ के थ्रू। तो अब देखते हैं क्या क्या इसका आउटकम आता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।